सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार कहानी जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। और ज़्यादातर आप लोग जो है इस कहानी से रिलेट कर पाएंगे, ज़्यादातर विद्यार्थी इस कहानी से एक जुड़ाव महसूस करेंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो स्टोरी होने वाली है, स्टोरी का नाम है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? तो शिगा नाओया जो है इसके लेखक है। शिगा नाओया जो है वो जापान के एक बहुत ही प्रसिद्ध कथाकार हुए हैं, है ना, यानी कि जापानी एक बहुत ही प्रसिद्ध वो लेखक हुए हैं। इनका जन्म 1883 में हुआ था और इनका परमपद या इनका निधन 1971 में हो गया था। इज अ सेलिब्रेटेड जापानीज स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के जाने माने, सेलिब्रेटेड मतलब बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थे, प्रसिद्ध जापानीज स्टोरी के, जापानी कहानियां लिखा करते थे। 20वीं शताब्दी के ये बहुत ही महान लेखकों में से एक हुए हैं। ही रोट वेरी सेंसिटिवली। सेंसिटिवली का मतलब होता है बहुत ही संवेदनशील तरीके से। ये कहानी को जो लिखते हैं ये बहुत ही संवेदनशील तरीके से लिखते हैं कि आप वो कहानी महसूस करोगे ना, आप जुड़ाव महसूस करोगे उस कहानी के साथ, तो आपका मन भी पसीजेगा थोड़ा, कह रहे हाँ यार ये बड़ा गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बड़े संवेदनशील तरीके से लिखते हैं अबाउट हिज पीपल, अपने लोगों के बारे में, एंड देयर कल्चर, और उनके कल्चर के बारे में, उनकी जापानीज सभ्यता के बारे में। द आर्टिस्ट अनफोल्ड्स बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंटेड जापानीज बॉय शिबी। इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज डैमेज टू सच टैलेंट। तो द आर्टिस्ट जो है अनफोल्ड करता है, अनफोल्ड करने का मतलब अनफोल्ड करता है, खोलता है हमारे सामने एक ऐसे संसार को जो कि एक टैलेंटेड जापानीज बॉय का है। यानी कि एक ऐसा संसार हमारे सामने खुलेगा जो एक जापानी लड़का है, छोटा सा लड़का है जिसका नाम है शिबी। और ये कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे एडल्ट वर्ल्ड, यानी कि हम लोगों का, बड़े लोगों का, वयस्कों का जो संसार है वो कैसे डैमेज कॉज करता है, यानी कि उसको डैमेज करने का कारण बनता है अक्सर ऐसे टैलेंट्स को। तो इस तरह के जो टैलेंट्स हैं उनमें किस तरह से समस्या पैदा करते हैं बड़े लोग। आप छोटे रहे होंगे, आपके घर के आसपास कहीं तालाब रहा होगा, उस तालाब में से आप मिट्टी निकाल के लाते होंगे, काली मिट्टी, उससे आप खिलौने बनाते होंगे और आपको लगता होगा यार मैं बड़े अच्छे खिलौने बनाता हूँ। लेकिन आपके माता पिता की नज़र में वो क्या है? वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। तो हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई हमारा समाज हमें एक ही दिशा में चलाना चाहता है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। कोई बच्चा है क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा है, क्रिकेट का सब टाइम वेस्ट है, चल 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 पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा और कुछ भी मत करो। तो ये जो एकांकीपन है कि एक ही दिशा में चलते हुए अगर हम लोग अपना जीवन जीते हैं तो अनंत संभावनाएं जो एक बच्चे में हो सकती है, उन अनंत संभावनाओं का हनन हो जाता है, वो अनंत संभावनाएं खत्म हो जाती। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं कि अब लता मंगेशकर जैसे सिंगर अब क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि लता मंगेशकर के पिताजी उसके पीछे डंडा लेकर नहीं पड़े थे कि तू पढ़ाई कर बस और तेरे को कुछ नहीं करना। अगर लता मंगेशकर अगर गायन क्षेत्र में नहीं आती और केवल पढ़ाई ही करती रहती तो हमें, इस पूरे संसार को, हमारे जैसे लोगों को कभी भी उनकी मधुर जो गीत थे वो कभी भी सुनने को मिलते ही नहीं। सचिन तेंदुलकर जी के पिताजी लगे रहते, चल पढ़ाई कर केवल पढ़ाई करनी, क्या क्रिकेट, बल्ला तोड़ दूंगा तेरा। क्या होता? जिन्हें हम गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, कि जो गॉड ऑफ क्रिकेट है, वैसी क्रिकेट हमें जीवन में कभी देखने को मिलती ही नहीं। तो यही चीज है कि माता पिता को ये चीज देखनी पड़ेगी, ये चीज सीखनी पड़ेगी, धीरे धीरे उनमें ये परिवर्तन अपने आप में लाना पड़ेगा कि अपने बच्चे में कितनी संभावनाएं हैं, उन सारी संभावनाओं को देखते हुए ही आप उसे मौका दे सकें कि वो अपने जीवन के लिए किसी एक क्षेत्र का चुनाव कर सके। बस इसी बारे में ये आज की हमारी छोटी सी कहानी होने वाली है। तो अभी हम इसे एक स्टोरी स्टाइल के अंदर सुनेंगे। तो स्टोरी स्टाइल में हमें क्या पता चलता है कि शिबी नाम का ये जो बच्चा है, ये जापानीज एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहता है और वहां पर हमें देखने को मिलता है कि भैया शिबी जो है ये एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन इसका टैलेंट जो है बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है। ये 12 साल का बच्चा है, लेकिन ये बाकी बच्चों के साथ खेलना कूदना कुछ पसंद नहीं करता, बल्कि उसकी जगह पर क्या पसंद करता है, ये लौकी पर कुछ आर्ट बनाना पसंद करता है, कुछ कलाकृतियां बनाना पसंद करता है। तो ये क्या करता है, बाजार जाता है,
लौकी लेकर आता है, उसमें एक छेद करता है, उसमें से सारे बीज निकाल देता है। सारे बीज निकालने के बाद उसके अंदर चाय पत्ती भर देता है ताकि लौकी की जो अजीब सी स्मेल है वो खत्म हो जाए, साथ ही साथ वो लौकी सही रहे, टूटे फूटे नहीं कहीं से, और उसे एक कपड़े में, टॉवल में ढककर रख देता है रात भर के लिए। तो कुछ दिनों में जब वो सूख जाती है तब वह उस पर पेंट करता है। पेंट करने के बाद वो क्या है, बिल्कुल सख्त हो जाती है, सख्त होकर के लकड़ी जैसी हो जाती है। फिर उस पर वो पेंट वगैरह करता है। ये उसको बहुत अच्छा लगता है। उसके पिता, उसकी माता, उसके पिता के समाज के लोग, उनके पिता के यार दोस्त जब ये सारी चीज़ें देखते हैं, अरे यार तेरा छोरा क्या करता रहता है दिन भर बैठा, बोले यार भगवान जाने क्या करता रहता है, इसको लौकी का क्या शौक है, लौकियाँ लेकर के आएगा, उनमें से बीज निकालेगा और यही दिन रात सुबह शाम ये चलता रहता है इसका नाटक। बोले भाई तो उसको कुछ कहता है क्यों नहीं? बोले यार ठीक है चलो टाइम पास कर रहा है, करने दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन वो ना तो उस कला को समझते हैं ना ही उस कला को सपोर्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को भी कभी लगता होगा कि मैं एक बहुत अच्छा डांसर बन सकता हूँ, बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकता हूँ, बहुत अच्छा सिंगर बन सकता हूँ, लेकिन अभी आपकी एज ऐसी होगी, जैसे अब 12th में हो, अब तो वो नहीं रहा होगा, लेकिन 9, 10 तक, 6, 7, 8 तक ऐसा रहा होगा, 8th क्लास तक, क्या ठीक है चलो डांस वांस कर रहा है, थोड़ा बहुत करने दो, चलो थोड़ा बहुत गा रहा है, गाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही उस तरफ गंभीर होने का प्रयास करेंगे कि नहीं यार मुझे तो डांसर ही बनना है, मुझे तो सिंगर ही बनना है, मुझे तो क्रिकेटर ही बनना है, वैसे ही आपके माता पिता कॉन्शियस हो जाएंगे, अरे 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 नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर शिबी के साथ यही है कि दिन रात सुबह शाम वो जिस बारे में सोचता है वो केवल लौकियां हैं और लौकी पर बनाई जाने वाली कलाकृतियां हैं। यहां तक कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो उनके सामने से निकल रहे होते हैं, जब वो उसको निकलते हुए देखता है तो उसे लगता है अरे यार कितनी सुंदर लौकी है, केवल उनका वो गंजा सर उसे दिखाई देता है तो वह उसे भी क्या समझता है, लौकी समझता है, यानी कि वह इतना ज्यादा शौकीन है। इसी तरीके से एक दिन जब उनके क्षेत्र में एक महिला जो सब्जियां बेचने के लिए आती है, फल बेचने के लिए आती है, उसके पास एक लौकी होती है, 5 इंच की लौकी का एक टुकड़ा होता है, और अपनी कलाकृति बनाने के लिए उसे लगता है कि यार ये तो सबसे शानदार, सबसे प्यारा कलाकृति इससे बनाई जा सकती है, ये बहुत छोटी सी 5 इंच की एक छोटी सी लौकी है। तो वह उस महिला से पूछता है कि भैया कितने पैसों में दोगे आप मुझे ये लौकी? तो देखिए जापान में जो मुद्रा चलती है, जैसे भारत की मुद्रा का नाम है रुपये या रुपया, वैसे ही जो जापान में मुद्रा चलती है उसका नाम है येन। तो वो कहती है कि भाई ये तो 10 येन की है, 10 येन में मैं तुम्हें दे दूंगी। तो ठीक है आप 2 मिनट रुकिए, मैं बस फटाफट घर जाता हूँ, घर से लेकर के आता हूँ। घर जाता है, फटाफट जाता है, पैसे लेकर के आता है और वो लौकी उससे खरीद लेता है। फिर से वही काम, उसमें से बीज निकाले और उसमें चाय पत्ती भर करके उसे सूखने के लिए रख देता है। अब उसे इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है उस लौकी को लेकर के कि वो लौकियों को घिसता रहता है, घिस घिस के उन्हें प्लेन बनाता रहता है ताकि वो थोड़ी समतल हो जाए, थोड़ी सी उसका जो सरफेस है, सतह जो है वो थोड़ी स्मूथ हो जाए और उस पर वो अच्छे से अपनी कलाकृति बना सके। तो इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है इस बार इस लौकी को लेकर के कि वो स्कूल ले जाता है अपने साथ, और स्कूल में भी बैठा बैठा धीरे धीरे उसको घिसता रहता है। उसका टीचर ये चीज देख लेता है और उसका टीचर ये देखने के बाद उसे डांटता है, बहुत ज्यादा उसे लताड़ता है, और वहां पर जो प्योन काम कर रहा होता है, चपड़ासी काम कर रहा होता है, उसे दे देता है वो लौकी के तुम इसे फेंक देना, और उसे कहता है कि मैं आज शाम को तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा और बताऊंगा कि तुम कक्षा के अंदर ये सारे के सारे फालतू काम तुम करते रहते हो। ऐसे ही शिक्षक, ऐसे ही माता पिता आजकल हमें हमारे समाज में देखने को मिलते हैं जो एक ही तरफ धकेलना चाहते हैं। जैसे मेरे साथ भी हुआ था मेरे साथ हुआ था मैथ्स को लेकर के, कि सब चाहते थे, मतलब मेरे माता पिता से लेकर मेरे गुरुजनों से लेकर सब चाहते थे कि बस मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर तू, बाकी सब ठीक है। 10th क्लास तक की बात है, 11th में तो मैंने हाथ ही जोड़ लिए थे मैथ्स के बोले भाई बख्श दो मुझे, मैंने 10 साल आपके साथ बिताए और मुझे लगता है ये रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा डियर मैथ्स, तो प्लीज़ डियर मैथ्स आप अपने रास्ते पे जाओ, मैं अपने रास्ते पे चला जाता हूँ। मुझे बड़ा प्रेशराइज किया गया। मैं खेलने में अच्छा था, मैं लिटरेचर में अच्छा था, मैं कंपटीशन जो होते थे, अपने भाषण कंपटीशन होते हैं या डिबेट कंपटीशन होते हैं, उनमें अच्छा था। मैं मैथ्स में अच्छा नहीं था, मैं नहीं हूँ, आज भी नहीं हूँ मैथ्स में अच्छा। लेकिन सबको एक ही चीज़ लगती है, घर को, परिवार को, शिक्षकों को, समाज को, मैथ्स में कितने नंबर आए। 10th का रिजल्ट आया, 9th का रिजल्ट आया, 8th का रिजल्ट आया, बाकी सब ठीक है, मैथ्स में नहीं आती मैथ्स भाई, बख्श दो, नहीं आती मैथ्स नहीं होती मुझसे तो यार। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं, जैसे मैं कंपटीशन क्लासेस में पढ़ाता था, तो बोले कि सर मेरे से है ना इंग्लिश की वोकेबलरी तैयार नहीं होती। मत कर, रहने दे, छोड़ दे। अगर आपके 4 सब्जेक्ट का
टेस्ट होना है एसएससी के अंदर, उसमें से 3 सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छी तरीके से तैयार हैं। मैथ्स में आप केवल और केवल ग्रामर पोर्शन भी अच्छे से तैयार करके जा रहे हो। आपको तो सिलेक्शन लेना है ना भाई, कोई जरूरी है कि आप उसी के थ्रू लो कि वोकेबलरी पढ़ के ही सिलेक्शन लूंगा। अगर लगता है कि नहीं हो पाएगा छोड़ दो उस पोर्शन को, क्या फर्क पड़ना है उससे, कोई ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ना है। अगर आपके बाकी 3 सब्जेक्ट इतने स्ट्रांगली तैयार है तो आप सिलेक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तो बात यह है कि जब कोई बता रहा है कि मैं किसी चीज को लेकर असहज हूं, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी घर परिवार शिक्षक समाज उसी तरफ उस विद्यार्थी को धकेलते हैं जहां पर उसकी असहजता बढ़ती चली जाती है। यहां पर इसके साथ भी यही हुआ। इसके टीचर शाम को घर पे आते हैं, इनके पिताजी घर पे नहीं थे, माताजी को बड़ी खरी खोटी सुनाते हैं, तुम्हारा बच्चा ऐसा है, निकम्मा है, नालायक है, पता नहीं क्या लौकियों पर पेंट करता रहता है, पता नहीं अपने जीवन में क्या करेगा, ये तो बर्बाद कर लेगा अपनी लाइफ को, और ये वो फलाना ढिमका 10 बातें उसकी माँ को सुना के चला। वो बड़ी दुखी होती है, उनका रोना निकल जाता है। थोड़ी देर में जब उनके पिता आते हैं, उनके पिता को इस बारे में सीबी के पिता को जब इस बारे में जानकारी मिलती है तो सीबी के पिता उसकी बहुत जम के धुलाई करते हैं। पहले तो उसकी ताबड़तोड़ धैं चाटे, धैं लाते, धैं घुसे पहले तो उसे वॉशिंग मशीन में डाल करके सुधारा जाता है। उसके बाद में जितने लौकी के उसके बने हुए आर्टिकल होते हैं उसके पिता सब तोड़ करके बाहर फेंक देते हैं। अब जो हमारे शिबी भाई साहब हैं वो लौकी पर अपनी कलाकृतियां नहीं बनाते, लेकिन पीछे से एक दृश्य और चल रहा है कि पीछे से जब हम देखते हैं कि जिस चपरासी को वो 5 इंच का लौकी का टुकड़ा दिया गया था, वो एक ऐसी दुकान पर जो आर्टिस्ट की शॉप होती है जहां पर पेंटिंग और ये सारी चीजें खरीदी और बेची जाती है, वहां पर वो लेकर के जाता है और उसे दिखा करके बेचने की कोशिश करता है। तो वो कहता है मैं इसके 5 येन दूंगा, मतलब ऐसे अनइंटरेस्ट दिखाते हुए, क्या है फालतू चीज, चलो हटा इसको, 5 येन ले ले बस, और कुछ नहीं। लेकिन यहां पर चपरासी भाप जाता है कि ये जो दुकानदार है ये मेरे साथ, ही इज चीटिंग, यू आर चीटिंग ब्रो ये चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है मेरे साथ। तो वो कहता है कि चल ठीक है, बात 5 नहीं 10 येन ले ले। तो मना करता है, नहीं 10 भी नहीं लूंगा, लास्ट 15 येन ले ले, 15 येन दे रहा हूं तेरे को, लास्ट है, बिल्कुल फालतू चीज है, बिल्कुल बेकार की चीज है, कुछ काम नहीं आने वाली है। बोले ना मैं तो नहीं दूंगा 15 येन में भी। लास्ट में जाकर के वो 50 येन में जाकर के उस चीज को, उस छोटी सी लौकी के टुकड़े को बेचता है। और बाद में वहीं के एक बड़े आदमी को यह दुकानदार 600 येन में, 600 येन के अंदर वही पीस बेचता है, जिसके बारे में न सीबी को कुछ पता है, न उसके पिता को पता है, ना उस शिक्षक को पता है जिस शिक्षक ने यह सारा का सारा रायता फैलाया था। ठीक है, तो किसी कला की क्या कीमत हो सकती है ये तो उस कला के क्षेत्र के लोग ही जानते हैं, बाहर के लोग क्या जाने, है ना भाई। इसी अर्थ में कई बार एक प्रसिद्ध कहानी आती है। एक प्रसिद्ध कहानी क्या आती है कि मेरी क्या वैल्यू है ये आप मुझे बताओ। तो पिताजी उसे एक बच्चा होता है अपने पिता से पूछता है कि मेरी क्या कीमत है वो आप मुझे बताओ। तो वो उन्हें इतना बड़ा एक पत्थर का टुकड़ा देते हैं, कांच का पत्थर का टुकड़ा होता है जो पारदर्शी होता है। बोलते कि जाओ जाकर के काम करो कि पूछ के आओ लोगों से कि इसकी क्या कीमत है। तो एक सब्जी वाले के पास जाता है, फल वाले के पास जाता है, फल वाले को दिखाता है भैया इसकी क्या कीमत है। तो देखता है यार ये तो पता नहीं क्या है। वो कहता है मैं इसके बदले तुम्हारे को है ना 5 सेब दे दूंगा, तो मुझे दे दो, इसके बदले मेरे से 5 सेब ले लो। बोला देख देके किसी को मत आना, बस केवल कीमत पूछ के आना। वो लाके पिताजी को देता है कि पिताजी इसके बदले में अपने को 5 सेब मिल सकते हैं। ठीक है, बोले कि चलो अब जाओ किराने वाले के पास। वो किराने वाले के पास जाता है, किराने वाला देखता है कि अरे यार जहाँ पर अपन घर का सामान लेकर के आते हैं किराने का, बोले पता नहीं क्या अजीब सा टुकड़ा है, चलो इसकी जगह में तुम्हें ये तुम मुझे दे दो, इसके बदले में तुम्हें 5 किलो चावल दे दूंगा। 5 किलो चावल। फिर पिताजी को जाके बताता है। जूते वाले के पास जाता है, बोले चलो 3 जोड़ी जूते दे दूंगा। 3 जोड़ी जूते मिल रहे हैं। फिर जाता है लास्ट में वो जौहरी के यहाँ और वो कहता है कि इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये एक अनमोल हीरा है जिसका कोई मूल्य नहीं है, इसका मूल्य मैं चुका नहीं सकता क्योंकि इसका मूल्य करोड़ों में होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा है, साइज इसका बहुत बड़ा है और बहुत क्रिस्टल क्लियर है ये, इसलिए इसकी कीमत करोड़ों में होगी, मैं इसकी कीमत आपको नहीं दे सकता। आपकी कीमत क्या है वो आप केवल तभी समझ पाओगे जब आप अपने सही लोगों के बीच में बैठोगे। भाई मैं शिक्षक जगत में हूं, मैं पढ़ने पढ़ाने का काम करता हूं, मेरी क्या वैल्यू होगी अगर मैं किसी फार्मा कंपनी में या किसी दूसरी कंपनी में चला जाऊं? मेरी क्या वैल्यू होगी अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर? मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि
जिसकी वैल्यू उसी के क्षेत्र के लोग जानते हैं। तो यहां पर ये जो आर्टिस्ट है, ये जो बच्चा है, इसकी वैल्यू उस आर्टिस्टिक दुकान वाले ने जानी और किसी ने उसके आर्ट की वैल्यू को नहीं जाना, नहीं पहचाना, नहीं समझा। इस तरीके से उसका लॉकी पर जो आर्ट का काम करने का काम था वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। बाद में वो पेंटिंग करना शुरू करता है और धीरे धीरे पेंटिंग करना भी उसका बंद हो जाता है। तो बिल्कुल हमारे समाज में आजकल का हमारा जो समाज हम देख रहे हैं उसमें भी हम इन सभी चीज़ों को देखते हैं, इन सभी चीज़ों को महसूस करते हैं कि लोग हमें अपने हिसाब से काम करवाना चाहते हैं कि भाई हमारे हिसाब से हमें जो सही लगता है, हमें जो अच्छा लगता है वो काम तुम्हें करना चाहिए। इसी कहानी में हम देखेंगे कैसे उनके पिता के मित्र जो हैं, जिसे हम समाज कहते हैं, वो कैसे उनके कान भरते हैं, अरे क्या तुम्हारा बेटा ये क्या फालतू काम करता रहता है। पिता को तब तक दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही 4 लोगों ने आकर के टोकना शुरू किया, पिता को भी दिक्कत होने लग गई। माता को भी दिक्कत नहीं थी, पैसे ले जाता है, ले आता है, ठीक है, लौकी से खेलता रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही शिक्षक ने आकर के माता के कान भरे, वैसे माता को भी फर्क पड़ा कि अरे यार मेरे बच्चे का जीवन बर्बाद हो रहा है। कभी इन चीज़ों से, आर्टिस्टिक चीज़ों से कभी किसी का जीवन बर्बाद नहीं होता, है ना। मैं भी कुछ दिन पहले देख रहा था एक इंटरव्यू, मैं नाम तो नहीं लूँगा, 2 हमारी भारत की महान हस्तियाँ हैं, तो वो उनकी एज काफ़ी है, मतलब लगभग 45-50 के आसपास की एज उनकी होगी। इस उम्र में आकर अब वो संगीत सीख रहे हैं, कोई पियानो सीख रहा है, कोई 60 साल का व्यक्ति है गिटार सीख रहा है। क्यों सीख रहा है? क्योंकि उसके समय में उसके माता पिता ने उनके साथ यही किया। क्या करेगा गिटार सीख के, क्या करेगा पियानो सीख के, छोड़ ये सब, पढ़ाई में लग, पढ़ाई कर, पढ़ाई ही जीवन का मूलभूत उद्देश्य। कई बार मुझे समझ में नहीं आता कि पढ़ाई हमारे लिए है या हम पढ़ाई के लिए। हमारा जन्म क्यों हुआ है? पढ़ने के लिए। बात खत्म। पढ़ाई इसलिए है कि ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सकें। पढ़ाई इसलिए नहीं है कि हम पैदा ही केवल पढ़ने के लिए ही हुए हैं, उसके अलावा हमारे जीवन में और कोई उद्देश्य ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो आगे की बात करेंगे, समरी देखेंगे। चलिए समरी में हमें क्या देखने को मिलता है? द आर्टिस्ट इज अ स्टोरी। द आर्टिस्ट जो है वह एक ऐसी कहानी है जो कंपोज की गई है, यानी इसकी रचना की गई है एक जापानीज लेखक के द्वारा जिनका नाम है शिगा नाओया। This story shows the old thinking of teacher and parents towards the students. इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे पुरानी विचारधारा है, कैसे पुरानी सोच है शिक्षक की और माता पिता की अपने विद्यार्थी या अपने बच्चे की ओर। The teacher and parent think, टीचर और पेरेंट जो यहाँ सोचते हैं that spending time except study is only wasted time. शिक्षक और माता पिता ये सोचते हैं कि अगर आप समय बिताते हैं, किस पर? पढ़ाई के अलावा आप किसी भी चीज पर समय बिताते हैं तो वो केवल वेस्टेड टाइम है, यानी कि आपने केवल और केवल समय बर्बाद किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में शेबी इज अ 12 ओल्ड स्कूल गोइंग स्टूडेंट। शेबी जो है 12 साल का लड़का है जो स्कूल जाता है। हु वॉज ग्रेट पैशनेटली इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग ग्राउंड्स, जो बहुत ही ज्यादा पैशन के साथ, जोश के साथ इंटरेस्टेड रहता है, रुचि रहती है उसकी किसमें? कलेक्टिंग यानी इकट्ठा करना। ग्राउंड्स का मतलब क्या है? लौकी। लौकी इकट्ठा करने में उसका बड़ा पैशन है। मतलब जीवन में क्या चाहते हो बताओ? जीवन में क्या चाहिए? सोना चांदी, घर, घोड़ा, गाड़ी। लौकी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लौकी दे दो, उस पर आर्टिस्टिक काम करता रहूंगा। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, उसकी कोई रुचि नहीं है पढ़ने में। एंड प्लेइंग, ना ही खेलने में। विद द अदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। आफ्टर क्लास, कक्षा खत्म होने के बाद, ही यूजुअली वंडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर ग्राउंड्स। वह बस भटकता रहता है पूरे नगर भर में, पूरे टाउन के अंदर, कि भाई वो ढूंढता रहता है। लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना या खोजना। गॉड्स का मतलब हो गया यहाँ पे, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत था, गॉड्स है ये, है ना, ग्राउंड्स नहीं है, गॉड्स है ये। तो वह गॉड्स यानी कि लौकी वहां पर सभी जगह पर ढूंढता रहता है। ही वुड सिट इन क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट। क्रॉस लेग मतलब अपन बोलते हैं ना कमलासन, कमलासन बोलते हैं। दोनों पैरों को ऐसे करके बैठते हैं ना अपन, ऐसे करके वो एक लिविंग रूम के कोने में बैठा रहता है और उसकी नई नई जो उसको प्राप्त हुई है, नई जो लेकर के आया है, अक्वायर्ड का मतलब प्राप्त हुई, हासिल हुई जो फ्रूट है, लौकी है, उस पर काम करता रहता है। He used to walk everywhere in the search of gods.
वह हर जगह भटकता रहता है, हर जगह घूमता रहता है गॉड्स यानी कि लॉकी की तलाश में। बट हिज फादर डोंट लाइक हिज सन्स वर्क व्हाटएवर शेबी वॉज डूइंग। लेकिन उसके पिता जो है उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके बच्चे का जो भी काम वो करता है वो बिल्कुल उसे पसंद नहीं करते थे जो भी वह कर रहा था। ही वॉन्टेड हिज सन टू गिव अप दिस अनवांटेड वॉज, और वह चाहते थे कि उसके पिता चाहते थे कि ये जो शिबी है उनका बेटा जो है ये पूरी तरीके से छोड़ दे ये अनवांटेड अनचाहा काम जो है। शिबीज फादर डिडंट वांट टू लिसन टू एनी कंप्लेंट्स ऑफ हिज सन। शिबी के पिता अपने बेटे की कोई शिकायतें नहीं सुनना चाहते थे। वन डे शिबी परचेजेस एन अट्रैक्टिव गॉड फ्रॉम एन ओल्ड विमेन एंड गोज टू स्कूल विथ इट। एक दिन शिबी जो है वह खरीदता है, एक बहुत ही आकर्षक गॉड खरीदता है एक वृद्ध महिला से और स्कूल चले जाता है उसके साथ। ही स्टार्ट्स पॉलिशिंग इट, और वह उसको पॉलिश करना स्टार्ट करता है अंडर हिज डेस्क, अपनी जो डेस्क होती है ना उसके नीचे बैठ के उसके अंदर पॉलिश करता रहता है। बट शिबी इज कॉट रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथ बोलते हैं ना अपन, रंगे हाथ वो पकड़ा जाता है, ठीक है, बाय हिज क्लास टीचर, उसके क्लास टीचर के द्वारा। द टीचर बिकेम वेरी एंग्री विथ शिबी, और टीचर जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है शिबी के साथ। द टीचर टुक द गॉड विथ हिम and followed Shibi to his home and complained to his parents against Shibi। टीचर जो है उस गॉड यानी उस लॉकी को अपने हाथ में ले लेता है और शिबी के साथ उसके पीछे पीछे उसके घर जाता है और घर जाकर के कंप्लेंट कर देता है यानी कि शिकायत कर देता है उसके माता पिता से शिबी के विरुद्ध कि भाई शिबी ये देखो तुम्हारा छोरा क्या कर रहा है, क्लास में बैठ करके लॉकी रगड़ता रहता है तो यही सब करता रहता है ना। वो आपने देखा होगा ना मिर्जापुर मूवी के अंदर जो है वो गुड्डू भैया क्लास में क्या करते हैं, तो गुड्डू भैया क्लास में उसके लेकर डंबल ले जाते यूं ही करते टीचर कहता है ये जो वन मानुष जैसा शरीर बनाए हो है उसमें बुद्धि है नहीं है क्या नहीं है। तो वो सेम भाई जो व्यक्ति जिस चीज को लेकर पैशनेट रहेगा वो व्यक्ति उस चीज पर काम करता रहेगा, वो व्यक्ति उस पर काम करेगा ही करेगा। और क्लासरूम तो उसके लिए ऐसी जगह छुप करके धीरे धीरे टक टक, ठीक है। बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स को लेकर के बड़े पागल होते हैं, मैथ्स पढ़ने को लेकर उनका अलग ही जुनून होता है। तो कोई भी क्लास चल रही है, इंग्लिश चल रही है, ज्योग्राफी चल रही है, फिजिक्स चल रही है, जो भी क्लास चल रही है वो बैठ के आराम से अपने मैथ्स करते रहते हैं। वो क्वेश्चन बैंक ले आएंगे, उसमें से उठाते रहेंगे क्वेश्चन, धमाधम सॉल्व करते रहेंगे। तो कोई ना कोई पैशन इंसान के दिल में होता है किसी ना किसी चीज को लेकर के, और डेफिनेटली वो उसी के बारे में विचार करता है। द पेरेंट्स ऑफ शिबी स्कॉल्डेड हिम वेरी बैडली, ब्रोक ऑल द गॉड्स। माता पिता जो है शिबी को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डांटते हैं और सारे के सारे जो उसके गॉड्स के बने हुए जो आर्टिकल्स होते हैं वो तोड़ देते हैं। एट लास्ट अंत में बाय फोर्सिबली ही मेड हिज टू गिव अप दैट वर्क एंड दैट थिंग्स। और माता पिता अंत में उसे विवश कर देते हैं, कंपेल कर देते हैं कि भैया उसे छोड़ना होगा ये काम और इन चीजों को। Thus we see that the teacher and parents did not care for the interest of the children। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि टीचर और पेरेंट्स जो हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है बच्चों की रुचि को लेकर। This is an injustice to children, और ये एक अन्याय है बच्चों के लिए, है ना। तो बिल्कुल डेफिनेटली यार ये चीज़ होती है, मैंने इसको बहुत करीब से समाज में देखा भी है। लेकिन मुझे कई बार है ना बच्चों से एक बारे में बहुत शिकायत रहती है एक चीज़ को लेकर के, कि अगर वो इस तरह का कोई काम करते हैं और माता पिता उनको सपोर्ट करते हैं तो वो उस काम को सीरियसली नहीं करते। जैसे बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता से जिद कर करके 200 300 400 रुपए तक की एक फ्लूट होती है, बांसुरी होती है, वो ले आते हैं। लेकिन बाद में बैठ करके उस फ्लूट को अच्छे से बजाने के लिए जो मेहनत करनी है वो मेहनत करने से कतराते हैं। तब माता पिता अगर साथ ना दें तो समझ में आता है, तब तो फिर स्टूडेंट की या विद्यार्थी की गलती मानी जा सकती है कि उसने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी चीज़ का चुनाव किया, लेकिन अपने चुनाव के बाद भी, अपने खुद के चुनने के बाद भी वह उस काम को गंभीरता से नहीं कर रहा है, सीरियसली नहीं कर रहा है। लेकिन सामान्यतः हम ये देखते हैं माता पिता केवल ये चाहते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई करें, आप पढ़ें, आप नौकरी करें, इसके अलावा उनकी और कोई इच्छा, जिज्ञासा या रुचि नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। कल मिलते हैं।